चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन। देखो बच्चा, कोनिक सेक्शन ध्यान दो, इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, कोनिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं। कोनिक सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग को एनडीए के एग्जाम में फिक्स रहता है। ठीक है, एनडीए का एग्जाम हो, एयरफोर्स का, नेवी का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, सब में मतलब प्रीफर करता है। और देखो ये टॉपिक अगर लेवल वाइज पढ़ोगे, ठीक है, एकदम पहले छोटा लेवल से क्वेश्चन बनाते जाओ बड़ा लेवल तक, तब जाके पूरा चैप्टर क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग यहां स्टार्ट करते हैं। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं सांकव परिच्छेद। क्या बोलते हैं जी? सांकव परिच्छेद। कोनिक सेक्शन मीन्स क्या? सांकव परिच्छेद या शंकु परिच्छेद ऐसे बोला जाता है, कोनिक्स। ठीक है, मतलब इसका नाम देखो क्या, या तो कोनिक सेक्शन बोलते हैं या कोनिक बोलते हैं, सिंपली क्या बोलते हैं, कोनिक। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में समझा जाए। सांकव क्या है, मतलब सांकव या सांकव परिच्छेद। ठीक है, सांकव या सांकव परिच्छेद होता है, तो ये होता क्या है इसके बारे में समझते हैं बच्चा लोग। देखो तो हम यहाँ दोनों डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों डेफिनेशन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके डेफिनेशन से ही देखना क्वेश्चन कितना निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पहले इंग्लिश में लिख दे रहा है। ठीक है, कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, कोनिक सेक्शन इज द locus of a moving point, conic section is the locus of a moving point in a plane, which moves so that its distance from a fixed point and from a fixed straight line is in the constant ratio। ए बच्चा लोग समझो पहले इसको, हम इसको हिंदी में भी लिख दे रहा है। यहाँ क्या लिखा है कि कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इन ए प्लेन विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज इन द कांस्टेंट रेशियो। अब इसका हिंदी हम लिख देते हैं, उसके बाद हम यहाँ ध्यान से समझ लो, तब इसको समझा देंगे। सांकव उस बिंदु का बिंदु पथ है, देखो सांकव उस बिंदु का बिंदु पथ है, बिंदु पथ है जो समतल में इस प्रकार गति करता है, समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसका एक निश्चित बिंदु से दूरी, निश्चित बिंदु से
दूरी और निश्चित सरल रेखा से दूरी का अनुपात, और निश्चित सरल रेखा से, निश्चित सरल रेखा से, दूरी का अनुपात, दूरी का अनुपात हमेशा अचर रहता है, अचर रहता है। ए बच्चा लोग, इस डेफिनेशन को पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे, बिकॉज ये जो ये हम लोग इससे निकालेंगे क्वेश्चन, ठीक है। कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन से कुछ क्वेश्चंस निकलेगा, वो देखिए ध्यान से, डिटेल में आप लोग को समझा रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। देखो बच्चा लोग, हम क्या बोले हैं, सबसे पहले तो हम बोले कि सांको उस बिंदु का बिंदु पथ है जो समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसका एक निश्चित बिंदु से दूरी और निश्चित सरल रेखा से दूरी का अनुपात अचर रहता है। देखो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा देते हैं। कहने का मतलब ये है इसमें कि सांको क्या होता है, तो देखो बच्चा, यहाँ सांको उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसका एक निश्चित बिंदु से दूरी और एक निश्चित सरल रेखा से दूरी, यानी यहां पर एक बिंदु है P और यहां पर एक फिक्स पॉइंट है। देखो मेरे कहने का मतलब है, एक रेखा हो गया ये, यहां पर एक बिंदु P है, मूविंग पॉइंट है, ये समतल में, इस समतल में मूव कर रहा है, मतलब गति कर रहा है, ठीक है। और यहां एक निश्चित बिंदु है S और ये एक निश्चित सरल रेखा है, यहां से ये नहीं हटेगा, ये बिंदु यहां से नहीं हटेगा, लेकिन हॉरिजॉन है बिंदु P, इस समतल में गति कर सकता है, इधर उधर उसमें घूम सकता है, जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि तब क्या बोला है कि सांको है क्या, यानी कोनिक है क्या, तो कोनिक इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, यानी पॉइंट P जैसे जैसे मूव करेगा उसके पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन बोलते हैं। तो चलो, मेरे कहने का मतलब है कि अब कैसे मूव करता है, तो देखो ये मूव करता है तो ऐसे मूव करता है कि इस बिंदु P का, इसमें इस बिंदु P का S से दूरी और इस बिंदु P का इस सरल रेखा से दूरी का अनुपात हमेशा अचर रहता है, यानी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम S एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज इन द कांस्टेंट रेशियो, यानी पॉइंट P का S से डिस्टेंस SP और पॉइंट P का इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस मान लो M, तो SP बटा PM क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। बच्चा लोग समझे क्या रहता है जी, अचर रहता है हमेशा, ये बात ध्यान में रखना, हमेशा अचर रहेगा। कोई दिक्कत है? तो देखो क्या हुआ, इसमें क्या बोले हैं डेफिनेशन, एकदम डेफिनेशन अब क्लियर हो गया होगा कि समतल, पहले हिंदी में सुन लो कि जो कोनिक है, सांको जो है, सांको क्या होता था, सांको उस बिंदु का बिंदु पथ है जो समतल में इस प्रकार गति करता है, ये बिंदु P का बिंदु पथ है जो समतल में इस प्रकार गति करता है कि इस बिंदु P का S से दूरी और इस रेखा से दूरी का अनुपात हमेशा अचर रहता है, यानी P से S की दूरी SP और P से M की दूरी PM इक्वल टू SP बाई PM क्या, हमेशा अचर रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट S एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज इन द कांस्टेंट रेशियो, यानी SP बाई PM इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और इस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसेंट्रिसिटी। द कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, यानी उत्केंद्रता। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्केंद्रता। इस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं जी? इसेंट्रिसिटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता। सुने लोग, इसको ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई। क्या डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो याद रखोगे बच्चा, हम क्या बताया, ध्यान सुनना। हम क्या बोले हैं, कोनिक क्या होता है, तो कोनिक एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो मतलब प्लेन में ऐसे मूव करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी इस पॉइंट P का S से डिस्टेंस और इस पॉइंट P का इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी SP बाई PM क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? तो पॉइंट P के लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिक बोलते हैं। अब देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आता है।
सबसे पहला बात कि तुम लोग ये ध्यान में रख सकते हो कि ये फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोनिक का फोकस यानी नाभि। इसको क्या बोलते हैं जी? फोकस। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नाभि। ठीक है, और इस फिक्स स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? डायरेक्ट्रिक्स। सुना सब? इसको हिंदी में बोलते हैं नियता। क्या बोलते हैं जी? नियता। समझ गए लोग? डायरेक्ट्रिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? नियता। यानी एक बात ध्यान में रखोगे, मतलब फोकस क्या होता है, तो देखो मेरे कहने का मतलब कि बिंदु P ऐसे गति करता है कि उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। और उस फिक्स स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता। सुना सब? तो देखो बच्चा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन तुम लोग का ये राइज होता है। देखो पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनडीए एयरफोर्स नेवी बड़ा बड़ा क्वेश्चन में भी यूज होगा ये। तो पहला पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो दिक्कत होगा तो बोलना। पहला पॉइंट ये है कि यदि E बराबर 0 हो, यदि E बराबर क्या हो जी? 0 हो। अगर E का मान 0 होता है तो सांकों की प्रवृत्ति क्या होती है? वृत्त। सांकों यानी बिंदु P क्या बनाता है? वृत्त को बनाता है। E बराबर 0 यानी इसका रेशियो 0। E बराबर 0 मतलब SP/PM बराबर 0, यानी एक पॉइंट सर्किल हो जाता है, यानी सर्किल को बताता है। यानी मेरे कहने का मतलब लिख लेना, इंपॉर्टेंट है VVI। यदि E बराबर 0 तो सांकों की प्रकृति क्या? यहां लिख देते हैं, सांकों की प्रकृति मतलब वो मूविंग पॉइंट कौन सा बिंदु पथ बनाता है? तो वृत्त। E बराबर 0 तो सांकों की प्रकृति क्या? वृत्त। समझ में आया बात? पूछेंगे इसेंट्रिसिटी का वैल्यू, अगर E का वैल्यू 0 हो तो सांकों की प्रकृति क्या होती है? वृत्त। यानी नेचर ऑफ कोनिक। इसको क्या बोलते हैं जी? नेचर ऑफ कोनिक। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? नेचर ऑफ कोनिक। कोई दिक्कत? अरे बोलो साहब, नहीं आया समझ में? आ गया? नेचर ऑफ कोनिक, सांकों की प्रकृति क्या होती है? वृत्त। अगर E बराबर 0 होगा तब। दूसरा एग्जाम्पल देखो, VVI सब एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। और यदि E बराबर 1, इस सर्किल को क्या बोलते, वृत्त को क्या बोलते हैं जी? सर्किल। यदि E बराबर 1, यदि E बराबर 1 तो सांकों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ कोनिक क्या होता है? पाराबोला यानी परवलय। क्या बोलते हैं जी? परवलय। सुना सब? क्या बोलते हैं? परवलय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाराबोला। इतना बोलता है जी, पाराबोला। बोलो कौन दिक्कत? और तीसरा नंबर है, यदि E का मान 1 से छोटा हो, अगर E का मान 1 से छोटा हो तो इसका सांकों की प्रकृति क्या होती है? इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। क्या होता है जी? दीर्घवृत्त। अरे रेशियो है 1 से छोटा, इसमें लेना ही नहीं है। दीर्घवृत्त किसको बताता है जी? दीर्घवृत्त। सुना सब? अरे बोलो, लेंथ का रेशियो तो ये 0 से छोटा थोड़ा ना होगा, निगेटिव कहाँ से हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में होगा। समझ गए लोग बात? तो दिक्कत? तो दीर्घवृत्त क्या है? ये इलिप्स। क्या है जी? समझ गए लोग बात? याद रखोगे, यदि उत्केंद्रता E का मान 0 तो वृत्त होता है। बोलो सब? यानी सर्कल। यदि E बराबर 1 तो परवलय होता है यानी पाराबोला। यदि E 1 से छोटा हो तो क्या होता है? दीर्घवृत्त। अच्छा, फोर्थ नंबर, यदि E ग्रेटर देन 1 हो तो, यदि E का मान अगर 1 से बड़ा हो तो, यदि E का मान 1 से बड़ा हो तो क्या होगा? अति परवलय। मेन बात है, काहे आई थी पता है? देखो आ रही है बार बार, इसको एक बार काट चुकी है हमको, फिर आगे गिर गई। बीड़नी, बीड़नी बोलते हैं ना। और उसी के कलर से लिख रहा है, तो देख रहे हो कि मेरा प्रजाति नहीं ना है सभी। अति परवलय, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। क्या बोलते हैं जी? हाइपरबोला। कौन बोला? हाइपरबोला। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा लोग, बहुत ही मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना सब। कोनिक सेक्शन सर्कल पर है, पूरा लेवल का पढ़ा दिए।
बोलो। सर्कल पढ़ा है तुम लोग का, सर्कल के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा दिए, पूरा कंप्लीट। अब ये है तुम्हारा, ये देखो ई अगर 1 से बड़ा हो तो क्या हो जाता है, अति परवलय यानी हाइपर बोला। 5वां नंबर कंडीशन, अगर ई का मान इनफाइनाइट हो जाए, यदि ई बराबर इनफाइनाइट हो जाए तो क्या बताता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी रेखा युग्म। किसको बताता है जी, रेखा युग्म को बताता है, रेखा युग्म। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ गए लोग? अरे कोई दिक्कत है बोलो। क्लियर हो गया? तो यहां तक हो गया हम लोग। ये ध्यान में रखना सब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है एनडीए एयरफोर्स नेवी, ठीक है। और इसका यूज करेंगे हम आगे। हम बताए हैं क्या इसमें? तो फिर लिख लो बच्चा, लिख लो। है अरे देखो बच्चा सुनो, एसपी बटा पीएम, एसपी बटा पीएम को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। अरे बोलो, एसपी बटा पीएम ई, तो ई का वैल्यू क्या ले रहा है, इनफाइनाइट। तो एसपी बाई पीएम का रेशियो इनफाइनाइट कब होगा, जब एसपी और पीएम एक ही लाइन पर आ जाए, तो उसमें बहुत सारा पॉइंट ना कॉमन हो जाएगा उसका। देखो बता रहे हैं, अरे रुको यार, एसपी बाई पीएम इक्वल टू इनफाइनाइट इक्वल टू ई, तो ई का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट। एसपी, अच्छा एसपी, अब एसपी और पीएम का रेशियो कब इनफाइनाइट होगा बताओ, मतलब वो नहीं, ये इसमें बताओ, एसपी और पीएम का रेशियो, तो उस पर इनफाइनाइट ना पॉइंट है जी। ये कोई स्ट्रेट लाइन पर कितना पॉइंट होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होता है। तो एसपी भी स्ट्रेट लाइन है और पीएम भी स्ट्रेट लाइन है, तो उस पर भी इनफाइनाइट पॉइंट है, इस पर भी इनफाइनाइट पॉइंट है। समझ में आया बात ना यार? दोनों पर इनफाइनाइट है ना पॉइंट है, तो उसका रेशियो क्या होगा, इनफाइनाइटे होगा। जैसे तुम सॉल्व करोगे तो क्या, एसपी बाई इनफाइनाइट लिख दोगे इक्वल टू पीएम। बोलो, एसपी बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू पीएम, तो पीएम का वैल्यू 0 बोल दे रहे हो। समझ रहा है? तो वैसे नहीं सोचो, सोचने का मतलब हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि एसपी बाई पीएम यानी एसपी पर भी इनफाइनाइट पॉइंट है और पीएम पर भी इनफाइनाइट पॉइंट है, तो उसका रेशियो जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट है। इस सब में क्या हो रहा है, ई इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू 0 पर सर्कल हो जा रहा है, क्योंकि पॉइंट सर्किल हो जा रहा है। एसपी 0 यानी एस और पी क्या हो जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। कैसे होता है ये सब बताया जाता है तुम लोगों को, किस में, 11th क्लास में, पूरा डिटेल में, इंटर में पूरा बताया जाता है, पूरा डिटेल में। सही में 11th वाला तुम देखना, 11th वाला जो लड़का पढ़ता है उस सबको स्पेशली पूरा डिटेल में कि ई इक्वल टू 0 हो रहा है तो कैसे सर्कल हो जा रहा है, तो उस टाइप का बताया जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिए, याद रहेगा बोलो, याद रहेगा कि नहीं, कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना, देखो अब आता है बच्चा लोग, देखो तो अब इसके बाद जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, याद है जी, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, ध्यान सुनो। यानी सांकों का व्यापक समीकरण क्या बोलते हैं जी, सांकों का व्यापक समीकरण। सांकों का व्यापक समीकरण, बच्चों सब देखो तो, सांकों का व्यापक समीकरण, तो इसमें क्या है एक्चुअली तुम लोग को बता रहे हैं। अच्छा ये ध्यान से सुनो, ये पॉइंट पी है, ये एस है, ये एम है। सुनो, अगर
पूछता है ना, देखो क्या क्वेश्चन इसमें रहता है एक्चुअली, बोलेगा कि अगर पॉइंट एस जो है अल्फा कॉमा बीटा हो, पॉइंट एस क्या हो, फोकस अल्फा कॉमा बीटा हो, और इसके डायरेक्ट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, नियता, इसका अगर समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो, ठीक है, तो पूछता है क्या कि तो इस कोनिक का समीकरण लिखिए। इसका समीकरण लिखने के लिए बोलता है जी, कोनिक का इक्वेशन बोलता है लिखने के लिए, कोनिक का इक्वेशन, ठीक है। देखो बच्चा, तो कोनिक का इक्वेशन लिखना है देखो वो लिख के गई ना, कर दो देखो देखो, तो यहां पर ए बच्चा देखो ध्यान से सुनो, अब हम लोग मतलब कोनिक का व्यापक समीकरण निकालना है, जनरल इक्वेशन। तो हम लोग को क्या पता है कि यहां हम मतलब जानते हैं ना हम लोग कि एस पी बाई पी एम कितना होता है, एस पी बाई पी एम क्या होता है, ई होता है, इसेंट्रिसिटी। एस पी बाई पी एम कितना होता है जी, ई, यानी इसेंट्रिसिटी होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे इसको एस पी इक्वल टू ई पी एम, अरे बोलो, और दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो अब है कि एस पी मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो एच है अल्फा कॉमा बीटा और पॉइंट पी है मान लो एक्स कॉमा वाई, पॉइंट पी क्या है एक्स कॉमा वाई। तो एस पी निकालोगे तो क्या, रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, डिस्टेंस है, डिस्टेंस एस पी मतलब क्या, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना एस पी का स्क्वायर, आई इक्वल टू ई स्क्वायर, बोलो सब, तो ई स्क्वायर लिख दो। अब पीएम मतलब क्या, डिस्टेंस, पीएम डिस्टेंस है, पीएम क्या है, डिस्टेंस है। तो पीएम डिस्टेंस है, तो देखो यहां पर कौन गया, तो देखो यहाँ पीएम डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर लेंथ है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ। तो परपेंडिकुलर देखो पीएम निकालना है ना, तो पीएम निकालने का फॉर्मूला देखो, परपेंडिकुलर लेंथ निकालना एकदम आसान है, और एक्स वाई को जिस पॉइंट से निकालना है उस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, तो एक्स के जगह पर एक्स तो वही ना रह जाएगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, एक्स वाई को एक्स के जगह पर रखोगे तो वही हो जाएगा। अब बाई रूट अंडर क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं समझे लोग, क्या किए हैं भाई, पीएम लेंथ निकालना है ना, तो जिस पॉइंट से लेंथ निकालना है उस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में पुट करके अब बाई रूट अंडर एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर अब प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, समझ में आया बात, नहीं आया। देखो बच्चा, अगर यहाँ पर पॉइंट पी रहता, अगर ये x1 कॉमा y1 रहता और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये लेंथ निकालना है पीएम यहाँ पर, तो पीएम कैसे निकालते, इस पॉइंट को इसमें पुट करते, तो ए एक्स के जगह पर x1, अब बी वाई के जगह पर y1, अब प्लस सी, अब बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं आया क्या समझ में, आया कि नहीं बोलो। तो यहाँ पर पीएम लेंथ निकालेंगे, मतलब पीएम लेंथ है परपेंडिकुलर लेंथ, तो पीएम लेंथ क्या, एक्स वाई को इसमें पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो वही ना आ जाएगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अब बाई रूट अंडर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, स्क्वायर नहीं दिया है, तो देखो स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये आ गया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, हो गया। नीचे तो रूट हट जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया। तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, यानी दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, यानी यह कोनिक का यानी व्यापक समीकरण है। कहने का मतलब इसको रटने के लिए हम कबो ना बोलते हैं, इसको रटो मत, इसका बस तरीका याद रखो कि कैसे बना है, फॉर्मूला को रटना नहीं है। सुना सब बात, देखो अगर यहीं पर ई के जगह पर 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, यहीं से मिल जाएगा सब। अगर ई के जगह पर तुम 1 रख दोगे तो पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा। अगर यहीं पर ई के जगह पर तुम अगर 1/2 रख दोगे यानी 1 से छोटा तो इलिप्स हो जाएगा। अगर यहीं पर ई का वैल्यू 1 से 12 रख दोगे यानी जैसे मान लो 4/3 तो हाइपरबोला हो जाएगा।
अगर ई का वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे तो क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यहीं पर ई के वैल्यू पर डिपेंड करता है, जैसे रखिएगा वैसे इक्वेशन मिलते जाएगा। 1 रखिएगा तो पैराबोला का जनरल इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, कोई दिक्कत? यानी ई के वैल्यू पर डिपेंड करता है सब। क्लियर हो गया, नोट कर लो। ई का वैल्यू बता देंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, उसमें बता देते हैं क्या नाम है। इसके बाद वाला में जब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक फिर से लिख देते हैं एक बार, और उसमें लिख देंगे ई का वैल्यू √2 होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, तो उसमें लिख देंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ना तो चाहोगे तो लिख सकते हो कि ई का वैल्यू कितना, √2। किसके लिए जी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। इक्वल टू √2 किसके लिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए लिख सकते हो। इक्वल टू √2 होगा तो किसको बताएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी आयताकार अति परवलय। क्या होता है, आयताकार अति परवलय। समझ गए लोग? यहां तक में किसी को डाउट है, बोलो। क्लियर हो गया? सब तक क्लियर है, लेकिन गर्मी कम नहीं हो रहा है। उसमें पानी भर दिया जाएगा। अरे हो गया ये। लिखो नेक्स्ट। हो गया जी। ये कौन है रे? ए बच्चा देखो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक जो बता दिए थे एक बार, यहां देखो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक, रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक यानी सांकों की पहचान। क्या होता है जी, इसको क्या बोलते हैं, सांकों की पहचान। बोलो साहब, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक इसको क्या बोलते हैं, सांकों की पहचान। तो देखो ध्यान सुना मेरा बात। ए बच्चा लोग देखो, पहल का, ए बच्चा देखो, x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या होता है, सांकों का मतलब ये सेकेंड डिग्री का व्यापक समीकरण है। सेकेंड डिग्री का पता है, देखो सेकेंड डिग्री का 2 डिग्री का मतलब 2 घात वाला व्यापक समीकरण, 2 डिग्री का व्यापक समीकरण। यानी जनरल इक्वेशन। क्या होता है जी, इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। सुना साहब, ये क्या होता है जनरल इक्वेशन? देखो बच्चा, हाँ सुनो ध्यान से, मेरे कहने का मतलब
तो इसका डेल्टा का वैल्यू क्या होता है बताओ तो। डेल्टा का वैल्यू निकालोगे, इसके डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू, इसके डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू लिख लो। इसके डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू देखो, ए एच जी लिख दो, ए एच जी, ए बी सी लिख दो, इसमें एफ एफ बैठा दो। तो याद रखोगे सेकेंड डिग्री का जो व्यापक समीकरण होता है, पूछा जाएगा तुम लोग से, सेकेंड डिग्री का जो व्यापक समीकरण होता है उसका है बच्चा लोग सुनो, सेकेंड डिग्री का जो व्यापक समीकरण होता है उसका डिस्क्रिमिनांट कितना होता है, यानी विवेचक कितना होता है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना होता है, याद रखोगे। तो देखो यहीं से केस निकलता है, देखो बच्चा ध्यान सुनना, यहां पर अभी बात करते हैं केस फर्स्ट। यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, पता है ना जी, अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, और साथ में देखो बच्चा यहां पर पहला डेल्टा का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, और यहां पर लिख दे रहे हैं हम, देखो ए बराबर बी और एच बराबर जीरो, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ए बराबर बी हो, इसमें ए बराबर बी और एच बराबर, ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी और एच बराबर जीरो। तो सांकों की प्रकृति क्या, सांकों की प्रकृति इन नेचर ऑफ कोनिक, इसको क्या बोलते हैं जी, नेचर ऑफ कोनिक, बोलो साहब। तो अगर ए बराबर बी हो, मतलब इस इक्वेशन में देखो क्वेश्चन क्या रहता है ना, पूछा जाता है कि हाई सेकेंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन है यह सर्किल को कब बताएगा, जब ए बराबर बी हो और एच बराबर जीरो हो, मतलब इसमें ए और बी बराबर हो जाए और ये वाला पार्ट नहीं हो, तो ये सर्किल को बताने लगेगा, ठीक है। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए हमेशा। अच्छा दूसरा बात देखो बच्चा, अब आता है यहां पर दूसरा नंबर कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो और साथ में एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो हो जाए, तो सांकों की प्रकृति ये होता है वृत्त, और ये क्या, वृत्त को सर्किल बोलते हैं, ये क्या होता है पैराबोला यानी परवलय, याद रखोगे। तो हाई जो है कब परवलय को बताएगा, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो और साथ में एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो, सुना सब बात कि नहीं, तो याद रखोगे। तो ये उसके बाद अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो हो जाए तो किसको बताता है, इसको पैराबोला बोलते हैं, पता है ना, पैराबोला, ठीक है। अब ये क्या, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त, याद रखोगे, पूछा जाएगा कि डेल्टा का मान नॉट इक्वल टू जीरो, इलिप्स के लिए कंडीशन बताओ, ये जो जनरल इक्वेशन है वो इलिप्स को कब बताएगा, तो जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो साथ में एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, ये बात ध्यान में रखना, कोई दिक्कत। अच्छा दीर्घवृत्त को क्या बोलते हैं, इलिप्स। उसके बाद आता है एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो अति परवलय, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। होना क्या, अच्छा अब आता है अगर a प्लस बी बराबर जीरो और साथ में एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होता है, एक आयताकार अति परवलय, आयताकार अति परवलय, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोलते हैं जी, हाइपरबोला। समझ गए लोग बात, कोई दिक्कत है जी, बोलो कंडीशन, ये सब एक बार फिर लिखा देते पिछले क्लास में ना, बता देते, इसमें कोई छूटा नहीं ना उसमें से, हो गया तब समझ में आ गया ये। तो ये हम लोग इतना पढ़ लिए,
बच्चा लोग देखो, अब इस पर क्वेश्चन करना मेन है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा जितना पढ़ा है? अभी 12th वाला क्लास चल रहा है, एग्जाम नजदीक आने दो तो तुम लोग का लाइव करेंगे।